सारा प्रोग्राम सारे समय में आपका स्वागत है। मैं हूं पारिजात त्रिपाठी। सबसे पहले देखेंगे अब तक की खास खबरें। सहारा समय की खास खबरों की सह प्रायोजक रूपा फ्रंटलाइन, वीर लैमिनेट्स और मैक्सवेल्स के 4 मजेदार व्यंजन। सहारा शी का देशवासियों के नाम संदेश, कहा अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। बीजेपी का संकट फिलहाल टला, आडवाणी ने इस्तीफा वापस लिया। पार्टी ने पाकिस्तान यात्रा की उपलब्धि को सराहा। बीजेपी के मसौदे पर जोशी और वाजपेयी ने जताई सहमति, बीएचपी ने इसे पार्टी की कमजोरी करार दिया। और नवाब पटौदी ने नहीं किया सरेंडर, गिरफ्तारी के लिए झज्जर पुलिस ने बनाई टीमें। सहारा इंडिया परिवार के मुख्य अभिभावक माननीय सहारा श्री सुब्रत राय सहारा ने देशवासियों के नाम शुक्रवार को एक संदेश दिया। उन्होंने अपने संदेश में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आइए देखते हैं देशवासियों के नाम दिया गया माननीय सहारा श्री का संदेश। सहारा समय के सम्मानित दर्शकों का हार्दिक अभिवादन करता हूं। आप आज मुझे यहां देख रहे हैं, लेकिन कई लोगों ने मुझे दिवंगत बना दिया, मेरा राम नाम सत्य कर दिए। कुछ एक लोगों ने मुझे तरह तरह के रोगों से ग्रसित भी कहा है। देश भर में इसकी चर्चाएं हैं। हमसे जानकारी लिए बिना, पूछे बिना तरह तरह की खबरें भी छापी जा रही है। सबसे पहले मैं भारत सरकार से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह कानून बनाकर चोरों, डाकुओं, कातिलों आदि के लिए कड़ी सजाओं का प्राविधान किया है, उसी तरह इन बेसिर पैर के अफवाह फैलाने वाले लोगों के लिए भी सजा का प्राविधान करें, ताकि प्रशासन का डंडा इन पर भी उसी तरह पड़े जिस तरह अन्य अपराध में मुजरिमों पर पड़ता है। कुछ अफवाह तो यह है कि मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव है। इस संबंध में मैं यही कह सकता हूं कि सहारा इंडिया परिवार पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक दखलंदाजी या दबाव का निशान दूर दूर तक नहीं है। जो भी ऐसी बातें कर रहा है वो मनगढ़ंत और पूरी तरह आधारहीन है। मेरे सेहत के बारे में हकीकत तो यह है कि ऊपर वाले की कृपा से मुझे कोई रोग नहीं है। यह मेरी और मेरे डॉक्टर की एक चुनौती है कि मुझ जैसे निरोग व्यक्तियों का प्रतिशत देश में 1% भी नहीं है। पिछले 28 वर्षों में औसतन प्रतिदिन 18 घंटों से अधिक लगातार 364 दिनों तक, होली के अवसर को छोड़कर, मैं या तो अपने कर्म कर्तव्यों में या फिर सामाजिक संबंधों या फिर छोटी बड़ी तमाम जिम्मेदारियों तथा मीटिंग शीटिंग आदि आदि में व्यस्त रहा। हाँ, मुझे अपना पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए एवं सेहत को छोटी छोटी अनियमितताओं का दूर करने के लिए अपनी जीवन शैली में कुछ महीनों तक आमूलचूल बदलाव लाने पड़े, ताकि ईश्वर की कृपा से अगले 20-25 वर्ष तक के लिए उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण जीवन तथा ऊर्जा का ऊंचा स्तर प्राप्त हो सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले कुछ महीनों से मैं कहीं भी दिखा नहीं। दरअसल मेरे स्वभाव में है कि मैं छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बातों में विभेद या भेदभाव करने में सख्त नफरत करता हूं। अगर मैं अपने पुत्र से मिलूंगा तो किसी और को ना नहीं करूंगा। अगर मैं एक समारोह में जाऊंगा तो संस्था के किसी सदस्य और अपने साथी के समारोह को भी इनकार नहीं करूंगा। यदि मैं फला व्यक्ति से मिलूंगा तो संस्था के या किसी बाहरी व्यक्ति से मिलने के लिए ना नहीं करूंगा। फोन पर भी ऐसा ही होगा। मैं किसी के साथ कभी विभेद नहीं कर सकता। मैंने अपनी सारी यात्राएं, सारे कार्यक्रम, सामाजिक क्रियाकलाप, रोज की मीटिंग शीटिंग आदि इत्यादि को कुछ महीनों के लिए रोक दिया, जिससे मेरी युवा ऊर्जाएं और बढ़े। ईश्वर की कृपा से इतने कार्य और इतनी उपलब्धियां हासिल करने के बाद क्या मुझे इतना भी हक नहीं है? कुछ लोग अपनी छोटी मानसिकता के कारण अच्छी बातों को नहीं देख पाते। ऐसी छोटी मानसिकता वाले लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि देश की खातिर वे अपने मन मस्तिष्क को सकारात्मक बनाएं। हमारे देश में 40% लोग 2 समय का खाना भी नहीं जुटा पाते।
आज हमारा कर्तव्य है कि हम सभी अपने सम्मिलित प्रयासों से उन सभी के विकास में सकारात्मक योगदान दें। जो लोग देश के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें सहयोग प्रदान करें। हम सभी लोग मिलजुल कर देश को एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनाएं। इससे हम सभी का विकास होगा। चलते चलते मैं यही कहूंगा कि मन मस्तिष्क को बड़ा और सकारात्मक बनाए तो जीवन बेहद सुंदर है। सारा प्रणाम। और आइए अब रुख करते हैं राजनीति की दुनिया की तरफ और शुरुआत करते हैं बीजेपी से, जिसका संकट फिलहाल तो टलता हुआ ही नजर आता है। बीजेपी के अध्यक्ष पद से श्री लाल कृष्ण आडवाणी के इस्तीफे के बाद से शुरू हुआ राजनीतिक नाटक समाप्त हो गया लगता है। 3 दिन के गहमा गहमी के बाद शुक्रवार को श्री आडवाणी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी ने जो मसविदा तैयार किया उसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश तो की गई। इस मसविदे में श्री आडवाणी की पाकिस्तान यात्रा को भी कामयाब करार दिया गया, लेकिन जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष नेता नहीं माना गया है। सबसे अहम बात यह है कि पार्टी के इस प्रस्ताव पर मुरली मनोहर जोशी की सहमति भी ली गई है। श्री जोशी को आडवाणी के इस्तीफे के वापसी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा माना जाता रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि पार्टी ने विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं किया है और जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष नहीं माना है। मीटिंग के अंदर एक वक्तव्य अभी मीटिंग की ओर से प्रसारित हुआ है, जिसमें जो प्रश्न मैंने किया था कि जिन्ना द्विराष्ट्रवाद का, 2 नेशन थियोरी का जनक था और उसके कारण से लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग बेघर हुए और भारत का विभाजन हुआ। पार्टी ने इस बात को स्वीकार किया है कि जिन्ना 2 नेशन थियोरी द्विराष्ट्रवाद का जनक था। दूसरा ये कि आडवाणी जी ने ये कहा कि उन्होंने जिन्ना को कभी सेक्युलर नहीं कहा। इसका भी उल्लेख उसके अंदर है कि उन्होंने अपने कटास राज के भाषण में जिन्ना को सेक्युलर डिस्क्राइब नहीं किया। मैं समझता हूँ कि जो कल मैंने प्रश्न उठाया था उसमें का ये एक समाधान आज हो गया है और ये भी देखकर खुशी है कि पार्टी ने विचारधारा के इस प्रमुख मुद्दे पर अपनी राय जाहिर की है। आइए देखते हैं आज कैसे माहौल बना आडवाणी की इस्तीफे की वापसी के अनुकूल और क्या दर्ज किया गया प्रस्ताव में। शुक्रवार को रूठे आडवाणी से मिलने के बाद वेंकैया नायडू ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि शाम तक सब कुछ सुलझ जाएगा और ऐसा हुआ भी। पहले आडवाणी को मनाने के लिए मसौदा तैयार किया गया और फिर उस पर मुरली मनोहर जोशी की मोहर भी लग गई। लेकिन संसदीय बोर्ड ने जो प्रस्ताव पारित किया वो नहीं बोलता कि पार्टी वाकई आडवाणी के साथ है। प्रस्ताव में साफ कहा गया है कि जिन्ना 2 राष्ट्र के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। जिन्ना देश के विभाजन और उसके बाद हुए रक्तपात के लिए जिम्मेदार थे। इसलिए बीजेपी कभी भी ऐसे आदमी के विचारों से सहमत नहीं हो सकती। लेकिन आडवाणी ने पाकिस्तान में जिन्ना के उस भाषण को याद भर किया जो उन्होंने असेंबली में दिया था, जिसमें जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान में सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार है। पार्टी ने अपनी असहमति के स्वर को मध्यम करने के लिए प्रस्ताव में आडवाणी के पाकिस्तान दौरे का बखान किया, वाजपेयी सरकार की दुहाई दी और कहा कि ये यात्रा तो एक उपलब्धि मानी जाएगी। और यही वजह रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेंकैया नायडू ने प्रस्ताव को पढ़ा भर। Without describing Mr. Jinnah as secular, reminded the people of Pakistan of its founder's advice to the country's Constituent Assembly, in which he has urged full freedom of faith for all its citizens and no discrimination on the basis of religion. मीडिया का सामना करने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। ना तो आडवाणी कुछ बोले, ना ही बाकी बड़े नेताओं ने मुंह खोला। जो सामने आए किसी तरह प्रवक्ता धर्म निभा पाए। इस तरह के लोडेड क्वेश्चंस को जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी अब किसी के मन में भी थोड़ा भी भ्रम अगर पैदा हुआ था, आज के बाद कुछ नहीं रहेगा। पूरे फैमिली ड्रामे का अंत काफी खुशगवार रहा, लेकिन अगर गौर से देखें तो साफ झलकता है कि प्रश्न वहीं का वहीं बरकरार है कि जब बीजेपी के इस प्रस्ताव में आडवाणी के उस बयान का जिक्र ही नहीं है
तो फिर आडवाणी का इस्तीफा देने और लेने का क्रम क्यों जारी रहा? साफ होता है कि आडवाणी यानी लौह पुरुष का लोहा अब कहीं ना कहीं पिघलता हुआ दिखाई दे रहा है। मनोज मनु के साथ रीमा पराशर, सहारा न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। आरएसएस के प्रवक्ता श्रीराम माधव ने कहा कि इस बहस से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दूर है और संघ इस पर किसी भी तरह का पुनर्विचार करने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि जिन्ना पर कहे गए आडवाणी के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। इस बहस से हम दूर है और हमारे लिए एक वैचारिकता का ये विषय है। इसमें किसी तरह का पुनर्विचार यानी समझौता ये संघ नहीं करेगा। और आज पार्टी ने अपने रेजोल्यूशन में ये बात स्पष्ट कर दिया है कि जिन्ना के बारे में जो कुछ भी उनके कॉन्टेक्स्ट, उनके हवाले से कहा गया है वो ठीक नहीं है, इसलिए वो मुद्दा अब समाप्त हो गया, ऐसा हम मानते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि अब वो हिंदूवादियों का एक फ्रंट बनाने जा रहा है जो चुनाव मैदान में उतरेगा। वीएचपी नेता गिरिराज किशोर ने आडवाणी मुद्दे को बीजेपी का हाई प्रोफाइल ड्रामा करार दिया है। सहारा न्यूज संवाददाता अखिलेश मिश्र ने उनसे बात की। श्री लाल कृष्ण आडवाणी के इस्तीफे वापस लिए जाने से बीएचपी नाराज है। सारे मुद्दों पर बात करते हैं खुद बीएचपी उपाध्यक्ष श्री गिरिराज किशोर जी से। आचार्य जी, क्या लगता है कि जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया फिर वापस लिया, आप बार बार कह रहे थे उन्हें अडिग रहना चाहिए, क्या लगता है पूरे मामलों में किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई? मैं हार जीत के संबंध में नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि दल ने उनकी बात पूरे रूप से स्वीकार नहीं की। उनका आग्रह ये था कि जिन्ना उन्होंने सेकुलर कहा और उसको निश्चित रूप से वो उसके लिए बहस को तैयार है। इस बात में पार्टी ने एकदम ये कह दिया कि जिन्ना सेकुलर नहीं था, हम ये नहीं मानते। और उसके बाद भी आडवाणी जी ने त्यागपत्र वापस लिया। ये हो सकता है कि आग्रह के कारण किया या पद की लोलुपता माना जाएगा। जो आदमी एक बार कह चुका कि अब मैं त्यागपत्र दूंगा, फिर त्यागपत्र को वापस लेता है, तो इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता कि हाँ, हाई प्रोफाइल ड्रामा एक हो गया। आचार्य जी, बीएचपी बार बार कहती रही कि एक अलग से राजनीतिक दल बनाएगी जो हिंदूवादी होगा, क्या लगता है कि वो वक्त आ गया है? ऐसा दल बनाने के लिए कभी नहीं कहा, फ्रंट बनाने की बात की और ये है, होना चाहिए। हिंदुत्ववादी लोगों को एक साथ आकर आगे बढ़े, तभी हिंदुत्व की रक्षा होगी। ये फ्रंट क्या करेगा? चुनाव लड़ेगा। ये जो बीएचपी की 14-15 की बैठक होने वाली हरिद्वार में, क्या ये भी एक मुद्दा होगा उसमें आचार्य जी? नहीं, ये तो मार्गदर्शक मंडल की बैठक है। इसमें तो मंदिरों के विषय में, उनके ऊपर टैक्स लगने के विषय में, इन्हीं विषयों पर चर्चा होगी। हो सकता है कि एकदम करंट मामला है, आडवाणी जी के और त्यागपत्र वापस लेने के संबंध में भी विचार हो जाए। जिन्ना के बहाने बीजेपी में बंटवारे की बीजेपी विरोधी पार्टियों के मंसूबे पूरे नहीं हुए। बीजेपी अध्यक्ष आडवाणी ने इस्तीफा वापस ले लिया। कांग्रेस ने इसे एक बड़ा भारतीय तमाशा करार दिया है और वामदल पूरे जिन्ना प्रकरण को श्री आडवाणी और उनकी पार्टी की अपनी छवि बदलने की बौखलाहट भरी कोशिश मानते हैं। किनारे पर खड़े होकर बीजेपी के अंदरूनी संकट का आनंद उठा रही कांग्रेस की बीजेपी में विचारधारा के मुद्दे पर फूट पड़ने की आशाओं पर तो फिलहाल श्री आडवाणी ने पानी फेर दिया है। लेकिन इस पूरे मसले ने बीजेपी के समर्थकों और मतदाताओं को थोड़े भ्रम और संशय में जरूर डाल दिया है। इसलिए कांग्रेस भी इस प्रकरण को लोगों को भ्रमित करने के लिए किया गया नाटक बता रही है। जो ग्रेट इंडियन तमाशा है उसका एक अध्याय अब पूरा हो रहा है, लेकिन ये एक ऐसा विचित्र सोप ऑपरा है जिसका दूसरा अध्याय कभी भी शुरू हो सकता है। श्री आडवाणी के चौंकाने वाले जिन्ना प्रेम से सख्ते में आए वामदल भले ही पहले ये समझ ना पा रहे हो कि आडवाणी का समर्थन करें या विरोध, लेकिन अब इस्तीफा वापस लेने की घटना ने उन्हें आडवाणी और बीजेपी दोनों को कोसने का पूरा मौका दे दिया है। It is for everybody to understand that this gentleman and this party is suffering from identity crisis and suffering from ideology crisis. बीजेपी विरोध की राजनीति करने वाली पार्टियां तो इस उम्मीद में बैठी थीं कि भारत का बंटवारा करवाने वाले जिन्ना बीजेपी का भी बंटवारा करा देंगे। ये संकट तो फिलहाल टल गया दिखता है, लेकिन बीजेपी विरोधी कम से कम इस बात से संतोष जरूर कर रहे होंगे कि बंटवारा न सही, शायद कभी न पटने वाली दरार तो पार्टी में पड़ ही गई है। सहारा न्यूज ब्यूरो। वक्त ब्रेक है, ब्रेक के बाद देखिए पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए नवाब। ज्योतिष है
वेद जितना पुराना, दुनिया बदली बदला जमाना। इस दौर में विज्ञान सबसे भारी, मगर ज्योतिष का सफर आज भी जारी। नक्षत्रों की यात्रा पर चलिए हमारे साथ और कीजिए सितारों से भी मुलाकात। कैसा गुजरेगा उनका ये साल, आप भी जानिए अपने भविष्य का हाल। हमें कीजिए फोन, लिखिए पत्र और घर बैठे जानिए अपने नक्षत्र। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बिहार की भंग विधानसभा के 125 सदस्यों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इस मामले में अपनी पूरी सहानुभूति जताते हुए पुनर्विचार करने की बात कही है। इन नेताओं के साथ बीजेपी अध्यक्ष लालू कृष्ण आडवाणी भी उपस्थित थे। एनडीए का तर्क है कि विधानसभा में बहुमत के लिए सिर्फ 122 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता थी, जबकि उन्हें 125 विधायकों का समर्थन हासिल था, जिसके बावजूद राज्यपाल बूटा सिंह ने विधानसभा को भंग कर दिया। इस बीच बिहार विधानसभा को भंग किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में हलफनामा दायर करने को कहा है। उसके बाद ही इस मामले पर आगे सुनवाई होगी। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र के वकील ने इस याचिका को इस आधार पर खारिज करने की मांग की कि इसमें विधायकों के दस्तखत सही नहीं है। काले हिरण के शिकार के मामले में नवाब पटौदी और उनके 7 साथियों के आत्मसमर्पण की मियाद शुक्रवार की शाम 5 बजे ही खत्म हो गई। पटौदी के आत्मसमर्पण के लिए झज्जर नहीं पहुंचने के बाद हरियाणा पुलिस की 3 अलग-अलग टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए निकल चुकी हैं। ये टीमें झज्जर, गुड़गांव, पटौदी, नारंगपुर और दिल्ली में छापे मारेगी। झज्जर की सेशंस कोर्ट ने गुरुवार को पटौदी और 2 अन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। गोवा में शुक्रवार को 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिसमें सहयोगी एनसीपी का कोई विधायक सम्मिलित नहीं है। इसमें मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणा के लिए मुश्किल पड़ सकती है। इससे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस पर गठबंधन धर्म नहीं निभाने का आरोप लगाया था। पार्टी ने अपने एक और विधायक को मंत्री पद नहीं देने पर समर्थन वापसी की धमकी देकर मुख्यमंत्री राणे पर दबाव बढ़ाया है। They will see justice, they will see equity, and they will do justice to what is to be done. Oh, he's putting an airport. They don't want to still do it, then we will use other methods. There are many methods. That's right. All right? We are a political party. Yeah. But number one, my party people are going to Goa. So method They are going to study. They are going back to report to Sharad ji. Once you are done it, Fine. That has to come first. उधर सूरत में एनसीपी के अधिवेशन में पार्टी प्रमुख शरद पवार ने यह भी कहा कि वे कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे बीजेपी को मदद मिले। एनसीपी के इस अधिवेशन में श्री एबी वर्धन और श्री देवेगौड़ा समेत यूपीए के कई प्रमुख नेताओं ने शिरकत की, लेकिन आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव इससे दूर ही रहे। हम गोवा में सेक्युलर गवर्नमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। मगर जो कमिटमेंट कोalition पॉलिटिक्स में दी जाती है, इस पर अमल नहीं हो जाएगा तो पार्टी कोई डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो सकती है। मगर साथ साथ मुझे एक बात साफ करनी है कि हमारा कदम ऐसा कुछ नहीं होगा कि जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाभ हो जाएगा। उधर गोवा कांग्रेस की प्रभारी मार्गरेट अल्वा ने सफाई दी है कि कांग्रेस और एनसीपी में कोई मतभेद नहीं है और एनसीपी के विधायक को मंत्री पद नहीं देने से जो हालात पैदा हुए हैं उनसे जल्दी निपट लिया जाएगा। मैं समझती हूँ कि कोई नाराजगी है नहीं। हम लोग बातचीत करते आए हैं, बातचीत करते रहेंगे और साथ में सरकार चलाएंगे। और सुनिए, कल ही तो भाषण में कहा है
अभी सब लोग कहते रहते हैं अलग पिक्चर चाहिए, अलग पिक्चर चाहिए, तो इंशाल्लाह पहली अलग फिल्म तो होगी और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो सक्सेसफुल भी होगी। सो आई होप इट डज वेल एंड इट्स अ हम्बल ऑफरिंग फ्रॉम अ प्रोडक्शन एंड सी रिस्पॉन्स इज आफ्टर यू सी द फिल्म एंड आई हैव लॉट ऑफ फेथ इन द फिल्म। इंशाल्लाह पीपल विल एंजॉय। तो आपको लग रहा है कि ग्रेजुअली और ग्रो करेगी फिल्म, खासकर आपका लुक जो पसंद किया जा रहा है, या ऐसी फिल्में और करेंगे बाद में? मुझे मालूम नहीं, मैं तो जब कहानी पसंद आती है फिल्म कर देता हूँ, जब नहीं पसंद आती तो नहीं करता हूँ। तो ये कहानी मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक अमित जी, रानी मुखर्जी, जूही, सुनील, अनुपम खेर सबने बहुत अच्छा काम किया, अमोल जी ने बहुत अच्छा काम किया और रवि का काम बहुत अच्छा है। आई होप इट डज वेल। यू नेवर नो, आई कैन नेवर प्रेज माई फिल्म, आई कांट टर्न अराउंड एंड से ये बेस्ट फिल्म है, हटके फिल्म है, प्लीज देखिए, बट मैं ये इल्तिजा करूंगा कि देखिए उसको थोड़ी अलग फिल्म। ये वेट क्यों लूज किया है? काफी दुबले लग रहे हैं। पतला नहीं हो दोस्त, तुम मोटे होते जा रहे हो तुमको ज्यादा मिल रहा है, मैं तो काम मेहनत करता हूँ ना, तुम लोग आराम से मेहनत नहीं कर रहे हो लग रहा। शाहरुख के दीवाने दुनिया भर में हैं और उनकी दीवानगी की ये झलक देखी आपने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग कीजिए sahara समय.com। अभी इजाजत दीजिए, खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। सारा प्रणाम।